सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। आप देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आसरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाज़रीन, वज़ीर आज़म ने वुज़रा को खबरदार कर दिया कि 6 माह में कुछ ना किया तो वक्त हाथ से निकल जाएगा। ये इंकशाफात कर रहे थे फवाद चौधरी साहब। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। हमारे जहांगीर तरीन साहब ने, असद उमर साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब, इसमें इनफाइटिंग इतनी ज्यादा हो गई कि पॉलिटिकल क्लास जो है वो सारे खेल से ही बाहर हो गए और ये जो पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हुआ उसको फिर फिलअप किया नए लोगों ने, और नए लोगों ने उन लोगों ने फिलअप किया जो पॉलिटिक्स से थे ही नहीं। तो आपको खाली आइडिया काफी नहीं होता, आपको एक अपनी टीम बनानी होती है जिन्होंने वो आइडिया इम्प्लीमेंट करना होता है। तो जब वो इमरान खान की बुनियादी टीम हिल गई तो वो जो नए लोग थे वो तो फ्रेंकली उस आइडियाज के साथ अलाइन ही नहीं थे और ना है, और ना ही शायद कैपेसिटी भी है, कैपेसिटी भी नहीं है। तो ये इस झगड़े ने मुझे लगता है कि पार्टी को बहुत नुकसान पहुंचाया और स्पेशली जो पॉलिटिकल क्लास थी हमारी और जो पार्टी के अंदर। क्या फवाद चौधरी के जो इंकशाफात हैं वो वाकई दुरुस्त है? क्या इसमें पार्टी के अपने ही रहनुमाया वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जस्टिफिकेशन कर देंगे? क्या इसकी तरदीद आएगी या फिर हिमायत में ही बाकी लोग भी बोलेंगे? ये बहुत सारे सवाल हैं। ब्रेक पे जाते हैं, उसके बाद वापस आएंगे, सारे सवालों के जवाब देते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, और मैं सवालात छोड़ के गई थी ब्रेक पर जाने से पहले। अपने मौजूद मेहमानों की तरफ फौरन से बढ़ती हूँ विदाउट वेस्टिंग अ मिनट। इस वक्त बैठे हैं नवीद एंथनी हैं, आप MP हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। आपको खुशामदीद कहती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच नवीद एंथनी साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। साथ बैठे हैं अली खुर्शीदी साहब हैं, आप MP हैं MKM पाकिस्तान से। आपको खुशामदीद कहती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच अली फॉर ज्वाइनिंग अस। और शाहनवाज जदून साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। बहरहाल ही इज़ लेट सो ही इज़ नॉट नाउ इन द स्टूडियो। मैं सबसे पहले आपकी तरफ जाती हूँ नवीद एंथनी साहब। ये हो क्या रहा है? एक तरफ तो जो है वो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब भी तनकीद करते हुए नज़र आ रहे हैं हुकूमत पर, लेकिन सबसे बड़ी धमाके खेज जिसको कहते हैं इंकशाफात किए गए फवाद चौधरी साहब की जानिब से, जिसमें उन्होंने एक बात ये कही है कि वज़ीर आज़म ने वुज़रा को ख़बरदार भी किया है। और फिर आज इसी कड़ी को देखते हुए जरदारी साहब का भी कहना कि जी हुकूमत जो है ख़ास तौर पे वो उसने कुछ लोगों के लिए नहीं किया और ख़ौफनाक सूरत हाल जन्म ले सकती है। आखिरकार क्या होने क्या जा रहा है? क्या ये जो अब नई इंडिकेशंस हमें नज़र आ रही हैं इस वक्त 2-3 दिन से कुछ उठक पटक नज़र आ रही है, और ख़ास तौर पे चूँकि उन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब ने हुकूमत में पंजाब में उन्होंने अपने कारकुनान को कहा है कि जी आप लोग तैयार रहें, जालों को कहा है जल्द अच्छा वक्त आने की खुशखबरी है। तो ये कौन सी खुशखबरी है जो देने जा रहे हैं? बहुत शुक्रिया रिदा। देखिए आपने इंट्रो में जो फरमाया और उसके बाद जो सवालात उठाए हैं, हाँ। मेरा ख्याल है कि यहाँ पे शाहनवाज जदून साहब होते तो वो शायद अपनी पार्टी की अंदरूनी सूरत हाल को ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते थे कि इस वक्त जो टूट फूट का शिकार है तरीके इंसाफ की हुकूमत और वुज़रा में जो खींचातानी लगी हुई है वो बेहतर तरीके से जवाब दे सकते थे। क्योंकि मैं जवाब दूंगा तो मैं मेरा तो एक ओपिनियन हो सकता है, वो असल सूरत हाल से आगाह कर सकते हैं। लेकिन आज जिस तरीके से मीडिया में जो बातें आई हैं और जो कल से फवाद चौधरी साहब बात कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि फवाद चौधरी साहब एक बड़े ही ज़ीरक आदमी हैं और फिर उनका बैकग्राउंड भी एक सियासी ख़ानदान से है, वो सहाफ़त से भी वाबस्ता रहे हैं, तो उनकी हालात पे बड़ी अच्छी नज़र आती है। फिर जिस तरीके से इस टन्योर में आप देखते हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से ये गवर्नमेंट बनी थी, अब उस मिनिस्टर की तरफ से जो स्टेटमेंट आई है तो उसकी बुनियाद भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर ही है ना। अच्छा, तो अब ये अगर टेक्नोलॉजी में कुछ अगर कहीं पर कोई फॉल्ट आ गया है, हाँ। तो वज़ीर आज़म साहब तो पहले पूरी कौम को कह रहे थे कि जी घबराना नहीं और जो भी हालात हों, हालांकि ये कौम बड़ी घबराती रही, बड़ी परेशान रही, लेकिन सिर्फ एक ही जुमला मिलता था, घबराना नहीं। आज वही बात हमें काबीना के इजलास में सुनने को मिली। काबीना को कहा गया कि जी आपने घबराना नहीं है और आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक से मामलात को तय करना है।
अब ये बात वाकई एक बड़ी गौरतलब है, बड़ी परेशान कुन बात है, सवालिया निशान है कि वुज़रा जो है वो आपस में ही खींचातानी में लगे हुए हैं। तो ये बात तो फिर बिल्कुल हम जो बात कर रहे हैं ये तो बिल्कुल ठीक है कि इनकी कोई तवज्जो ही नहीं थी शुरू दिन से पाकिस्तान के अवाम के मसाइल को हल करने के लिए। आप देख लीजिए कि अब तो ये कोरोना एक ऐसी वबा पूरी दुनिया में आ गई है जिसको तवज्जो हटाने के लिए पीटीआई की गवर्नमेंट उसको इस्तेमाल कर रही है। लेकिन आप जो इंडिकेटर्स उठा के देख लीजिए अक्टूबर में ही मतलब भूख अफलास और जो उसके हवाले से जो खुराक की आलमी तंजीम है उसके जो इंडिकेटर्स अगर हम पढ़ के देख लें तो वो तो उन्होंने लास्ट अक्टूबर में ही मतलब हालात की संगीनी का बड़े जो है वो ज़ोर शोर से उसका वो इंदिया दे दिया था कि हालात जो है वो ख़राबी की तरफ पाकिस्तान में जा रहे हैं। जब पूरी दुनिया में पेट्रोल जो है वो मुफ्त को लेने को तैयार नहीं था, हमने आसमान पे अपनी कीमतों को लेके गए हुए थे और उसके बावजूद भी दस्तयाबी नहीं थी। ये तो इनकी मैनेजमेंट थी। और फिर उसके बाद कोरोना देखें घर घर फैला दिया। ये इनका मतलब अवाम के साथ और मसाइल के हल के लिए इनकी अप्रोच है। अब देखें ये एक सियासी एक चूचू का मुरब्बा था, सियासी मुख्तलिफ किस्म के खाना बदोश जो है वो इकट्ठे करके एक जो है वो गवर्नमेंट बनाई गई थी। अब देखें हर बंदे की जो है वो अपना एक स्टेक है, अपना एक उसका इंटरेस्ट है। फिर उन सारी बातों से हटकर इनके एक वफाकी वजीर की चंद हफ्ते पहले एक स्टेटमेंट आई थी कि मैं कैबिनेट में अपने साथ बैठे हुए वजीर को नहीं जानता कि ये कौन है, इसके वेयर अबाउट्स क्या हैं, ये कहाँ से आया है, एक बैग लेकर आया है इस मुल्क के कारोबार ममलकत को चलाने के लिए और कब ये चला जाएगा। ये तो इनके वफाकी वज़रा जो वाकई पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे या हैं या जो सियासी अमल में उनका किरदार रहा है, ये आने वाले किरदारों से वो बहुत परेशान थे कि ये कौन लोग आ गए और कहाँ से आ गए हुए हैं। ठीक है, मैं अली आपकी तरफ आऊँगी। एक तरफ तो जिनके साथ आप इत्तेहाद करके बैठे हुकूमत में, उनकी तो कुछ और ही कलई खुलती जा रही हैं, जिसमें वही फवाद चौधरी साहब जो पार्टी बदल बदल के हमेशा उस तरफ जाते जिनका पलड़ा भारी होता है और जो हुकूमत में आने जा रहे होते हैं। उससे पहले इसी तरह का हम माजी में देखते आए हैं। दिस इज़ नॉट अ न्यू प्रैक्टिस, दिस इज़ अ नॉर्मल एंड प्रीवियस प्रैक्टिस जो कि पास्ट में होती रही है। आप लोग आज ये मुतालबा कर रहे थे, आपकी जो राब्ता कमेटी है कि जी वफाक और आर्मी चीफ जो है वो सिंध हुकूमत की बद इंतज़ामी का नोटिस लें। लेकिन एक तरफ सरदारी साहब तो आज कह रहे हैं कि जालो अच्छा वक्त आने वाला है, खुशखबरी देने वाला हूँ, और वफाक की तरफ से भी कुछ अजीब सी खबरें सुनाई दे रही, कुछ अच्छी खुश आइन खबरें नहीं है जिनके साथ आप इत्तेहाद करके बैठे हैं। तो क्या, और जाहिर सी बात है एक तरफ हम देख रहे हैं बीएनपी वाले भी जो है वो अख्तर मेंगल साहब वाले ऑलरेडी इत्तेहाद से पीछे हट चुके हैं और इत्तेहाद तोड़ चुके हैं। ऐसी सिचुएशन में आपको लगता है कि वफाक जो है वो सिंध हुकूमत की बद इंतज़ामी का नोटिस लेगी, जहां वो खुद टूट फूट का शिकार होने जा रही है और फवाद चौधरी साहब इंकशाफात कर रहे हैं ख़तरनाक किस्म के? रही बात जो आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वो बजट से रिलेटेड थी 2020 और 2021 के जो सूबे में पेश किया गया, सूबे सिंध में, और उस पर बद इंतज़ामी की तो खैर एक छोटी सी बात होगी। इसमें तो बहुत सारी चीज़ें, इसमें करप्शन का अंसर है, इसमें बदनीयती है, इसमें तासुब है, इसमें बहुत सारे अवामिल शामिल हैं जो सूबा सिंध की हुकूमत जो है पिछले 12 सालों के साथ 12 सालों से अर्बन सेंटर्स ऑफ सिंध के साथ जो है वो कर रही है। अच्छा, जो हमारी डिमांड थी वो बड़ी स्पेसिफिक थी कि चूँकि पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत की तश्कील हुई थी 2018 में, तो उनको कराची से समहाउ सीट्स मिली थी और उसमें एक बिल्कुल उनका बढ़िया उनका जो स्टांस था सिंध को, सूबा सिंध को लेकर और ख़ासकर अर्बन सेंटर्स ऑफ सिंध को, तो उसको सामने रखते हुए हमने जो है वो वफाकी हुकूमत के सामने ये डिमांड्स रखी हैं कि यहाँ पे जो सूरत हाल है वो अब मतलब अगर मैं सिर्फ बजट की बात कर लूँ तो तवातुर के साथ तमाम ही सूबाई असम्बली के जो मेंबरान हैं, ख़ासकर अपोजिशन साइड पे, उन्होंने जो है वो बजट में यकीनन तकारीर हो रही हैं हुकूमती साइड से भी और अपोजिशन साइड से भी। तो मैं तो मुबारकबाद पेश करूँगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कि उन्होंने जो ये बजट पेश करके और इसमें अर्बन सेंटर्स ऑफ सिंध को हमेशा की तरह नेगलेक्ट करके ये बात साबित की है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नेशनल लेवल की जमात हुआ करती थी, फिर ये एक सूबे में कन्फाइंड होकर रह गई और अब ये सिर्फ अंदरून सिंध की जमात है। और इस बात की इंडोर्समेंट जो है वो मौजूदा बजट और पिछले तमाम 12 सालों के बजट्स उठा के देख लें कि इन्होंने अर्बन सेंटर्स ऑफ सिंध को किस तरह फोकस किया है। पहले ये बात होती थी कि जी आटे में नमक के बराबर बजट दिया जा रहा है अर्बन सेंटर्स को, जिसमें कराची, हैदराबाद को मैं स्पेसिफिकली मेंशन करूंगा,
और अब सूरत हाल ये है कि वो आटे में नमक भी नहीं है, नमक भी गायब कर दिया गया है। सब बोलते हैं जी बजट खा गए, नहीं ये खाते नहीं है, ये बस मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं बस इनके सामने से गुजरता है और वो गायब हो जाता है। ये इतनी ख़राब सूरत हाल है, इतनी शदीद किस्म की बदइंतज़ामी है सूबे सिंध में, और उसका खमियाजा जो है वो शहर भुगत रहा है जो इसी सूबे को 90% जो है वो रेवेन्यू जनरेट करके देता है, जिसकी बुनियाद पे वो बजट की बुक्स बनाती है और बजट की तकसीम करती है। उस कराची को नेगलेक्ट किया जा रहा है जो वफाक पाकिस्तान को लगभग 70% जो है वो रेवेन्यू कमा के देता है। मैं ये बात और मेरी जमात ये बात पहले दिन से ये कह रही है कि ना सिर्फ सूबे को बल्कि वफाक को भी जो है वो कराची को नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए। समहाउ जब से हम 2018 की बात की मैं बात करूं तो समहाउ वफाक की तरफ से प्रोग्रेस नज़र आ रही है। इत्मीनान बख्श नहीं है, हम स्टिल मैं ये बात कहूँगा, बट स्टिल देयर इज समथिंग कि उस पे जो है वो एक्टिविटी नज़र आ रही है। कराची में जो है वो थोड़ा बहुत फंड्स दिए गए हैं MNAs को, उसके तहीं काम हो रहा है। ये सारे काम बेसिकली सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी थी, और सूबाई हुकूमत जो है वो मुतासिब है। अर्बन सेंटर ऑफ सिंध में एलोकेशन नहीं करती है, एलोकेशन अगर करती भी है तो वो फंड खर्च नहीं करती है, और जो रूरल सिंध में जो एलोकेशन होती है उस पर करप्शन करके बैठ जाते हैं। क्योंकि अगर तो मैं ये बात मान लूँ, मुझे ये बिल्कुल मैं ऑन एयर ये बात कहने को तैयार हूँ कि अगर जो एलोकेट होता है रूरल सिंध में उसकी इम्प्लीमेंटेशन अगर टूरिस्ट स्पिरिट में हो जाए तो मैं फिर भी इक्तिफा करके बैठ जाऊँ कि चलें जहाँ से उनको वोट मिला उन्होंने वहाँ पे तो डिलीवर किया है। मगर यहाँ सूरत हाल कराची से लेकर कश्मीर तक बिल्कुल स्ट्रेट अवे जो है वो यही है कि तासुब पे मबनी बजट है, करप्शन करते हैं, बदइंतज़ामी है, बदउनवान है। ये तमाम अवामिल मिल के जो है ये पीपल्स पार्टी की 13 साला दौरे इक़्तिदार को जो है वो रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, होना तो वैसे ये चाहिए था कि आज की चूँकि आपकी बड़ी इम्पॉर्टेंट चूँकि जाहिर सी बात है ये आपकी बड़ी इम्पॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और राब्ता कमेटी ने बड़े इम्पॉर्टेंट आपके जो है वो क्वेश्चन रेजअप किए थे सूबे सिंध की हुकूमत की बदइंतज़ामी के हवाले से। तो होना तो ये चाहिए था कि आज का मौजू भी मेजरली ये बनता जब बनता क्योंकि आप वफाक के साथ बैठे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि वफाक की तरफ से ही कुछ अच्छी खबरें नहीं मौसूल हो रही आज, चूँकि फवाद चौधरी साहब का ख़तरनाक किस्म के इंकशाफात से भरपूर जो कि अभी हमने सुनवाया भी जी, इंटरव्यू चल गया, उसके बाद ही यही नहीं अब तो तय हो पा रहा कि हुकूमत के जाने में कितना टाइम रह गया, क्योंकि वो जो बातें बता रहे हैं 6 माह के वक्त के हवाले से और वो जिस तरह की पार्टी इख्तिलाफात की बातें कर रहे हैं उससे तो कुछ और ही तासुर जा रहा है। शाहनवाज जदून साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लेती हूँ। शाहनवाज जदून साहब, आप चूँकि थोड़ा सा लेट हो गए तो इसलिए आप देख नहीं सके प्रोग्राम में जो हमने आगाज़ में दिखाया भी आपके सामने। आप जानते हैं फवाद चौधरी साहब भरपूर किस्म के इंकशाफात कर रहे हैं, क्या वाकई ये दुरुस्त इंकशाफात हैं जो पार्टी से मुताल्लिक कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल। वो हर पार्टी में देखो, जो भी जमहूरी पार्टी होती है वहाँ अंदर डिबेट होते हैं, मुख्तलिफ उस पे हैं। तो अगर फवाद चौधरी साहब ने कहें तो हर पार्टी में होते हैं, जमहूरी पार्टी। हमारे पार्टी में कोई डिक्टेटरशिप तो नहीं है ना कि इमरान खान साहब अपने फैसले मुसल्लत कर सकें। बैठते हैं, हमारी डिबेट होती है, चाहे फेडरल लेवल पे हो चाहे यहाँ सूबाई लेवल पे, कोई भी हम अगर फैसला करते हैं तो उन्होंने कहा कि होती है इख्तिलाफ। मसला नहीं कि एक से कि मैं अगर एज ए सूबाई असम्बली के मेंबर यहाँ भी जब हम बैठते हैं तो बहुत सी चीज़ों पे तो मुझे भी यहाँ हमारे फिरदौस शमीम नकवी साहब पोजीशन लीडर हैं, मुझे भी इख्तिलाफ होता है, मैं वहाँ अपने मौक़िफ़ रखता हूँ। तो इस तरह होता है फेडरल में, इस तरह कोई इख्तिलाफात नहीं है और अपने वो रखते हैं कि भाई हमारे जो व्यूज जो भी हैं वो हम वहाँ रखते हैं। ये तो इख्तिलाफात की बात नहीं कर रहे हैं, बेसिकली ये तो इंकशाफात कर रहे हैं। जैसे कि उन्होंने कहा कि इतनी रस्साकशी हो गई थी पार्टी के अंदर कि असद उमर वजीर ख़जाना थे तो जहांगीर तरीन ने जोर लगा के उन्हें वजारत से फारिग कराया, फिर जब असद उमर दोबारा आए तो उसके बाद उन्होंने जहांगीर तरीन को फारिग करवा दिया। तो ये तो वो इंकशाफात कर रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि 6 महीने का वक्त दिया वज़ीर आज़म ने अपने वुज़रा को कि अगर 6 महीने में कुछ नहीं किया तो वक्त हाथ से निकल जाएगा। और इसी के तनाजुर में आज आसिफ अली जरदारी साहब कॉल आउट कर रहे हैं पंजाब के जियालों को, कह रहे हैं कि जी अच्छी वक्त की खुशखबरी का वक्त आ गया है। अगर ऐसे ही हालात हैं और यही सारी चीज़ें हैं तो फिर एक तरफ जरदारी साहब क्यों इस तरह से बात कर रहे हैं, फिर दूसरी तरफ फवाद चौधरी साहब क्योंकि हमने देखा है माजी में जैसे ही
काया पलट रही होती है, हुकूमत की घड़ी बदल रही होती है, उसका वक्त तब्दील हो रहा होता है, तो वो फौरन से इस तरह की बातें शुरू कर देते हैं। वो पहले आदमी होते हैं किसी भी पार्टी में जिस तरह की बातें शुरू करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता सारे इंकशाफात जो है वो यकीन में बदलते जाते हैं। मुझे आप ये बताएं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब है या जहांगीर तरीन साहब? अगर असद उमर साहब को हटाए तो इमरान खान साहब ने हटाया, जहांगीर तरीन साहब ने तो नहीं हटाया। या अगर ये क्यों कह रहे हैं फिर? बात ये नहीं कि फैसले सारे प्राइम मिनिस्टर साहब कर रहे हैं, इमरान खान साहब कर रहे हैं। बात यह है कि ना जहांगीर तरीन साहब प्राइम मिनिस्टर हैं कि वो फैसले करें, ना असद उमर साहब प्राइम मिनिस्टर है कि वो फैसले करें। फैसले इमरान खान साहब करते हैं। वो कहते हैं कि मैंने किस प्लेयर को कहाँ खिलवाना है, और टीम पे तब्दीलियाँ होती रहती हैं। खान साहब टास्क देते हैं कि अगर जो डिलीवर नहीं कर रहे हैं तो उनको रिशेप कर लेते रहते हो। नहीं तो प्राइम मिनिस्टर साहब क्या मतलब फवाद चौधरी साहब की बातों से तो लग रहा है कि क्या प्राइम मिनिस्टर साहब कच्चे कानों के हैं कि कभी उन्होंने जहांगीर तरीन साहब की बात सुनी और फिर लॉबिंग हुई और असद उमर आउट हो गए टीम से, फिर उसके बाद उन्होंने असद उमर साहब की बात सुनी और फिर जहांगीर तरीन टीम से आउट हो गए। तो क्या लॉबिंग सिस्टम चल रहा है अभी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है कि खान साहब जहाँ बेहतर समझते हैं, जिसको जहाँ खिलवाना है तो वहीं पे वो कर देते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई जहांगीर तरीन को हटा दिया तो असद उमर को कर दिया। असद उमर की जहाँ ज़रूरत है, असद उमर हमारे पार्टी के मेन वो है, एक पिलर है। जहाँ उनकी ज़रूरत है खान साहब उनको वहाँ पे लड़ा रहे हैं। वहाँ पे अगर पहले फाइनेंस मिनिस्टर के उस पे थे तो उनको वहाँ से वो करा के फिर दूसरी मिनिस्ट्री दे दी। बात यह है कि असद ये अपना फवाद चौधरी साहब जो कह रहे हैं, इस तरह कोई बात नहीं है। खान साहब ने टारगेट दिया हुआ है इनको, हर मिनिस्टर को, हर उस मिनिस्ट्री को कि आप अपनी उसमें परफॉर्मेंस में बेहतरी ले आएँ। 6 महीने का उन्होंने वो दिए कि 6 महीने में अगर कोई परफॉर्मेंस में बेहतरी आप ना लाए तो हुकूमत जा सकती है। नहीं, हुकूमत नहीं जा सकती। उनका कहना है कि भाई आपको चेंज करेंगे, ये खान चेंज करेंगे, मिनिस्ट्रियाँ चेंज हो सकती हैं। चले इसमें कितनी सदाकत है और क्या मामला है, मजीद भी इस पे गुफ्तगू करते हैं। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक नाजरीन। और जी बात हो रही है इस वक्त सभी तरफ कमोबेश यही बात है कि जी फवाद चौधरी साहब जो इंकशाफात कर रहे हैं, क्या होने जा रहा है। शाहनवाज जदून साहब अपनी बात में जो है वो पेश कर चुके हैं मौक़िफ़, लेकिन मैं फिर भी ज़रा इस वक्त नवीद एंथनी साहब की तरफ आती हूँ। नवीद ज़रा ये बता दें, आपने वो कहा था कि जी हुकूमत से हुकूमत का मौक़िफ़ ले लें, मैं उस पर बात करूँगा तो बेहतर नहीं होगा। तो ये बता देना, आसिफ अली जरदारी साहब किस चीज़ की पंजाब में जालों को खुशखबरी सुनाने की बातें कर रहे हैं? अच्छा वक्त आने वाला है, यहाँ आपके साथ ऑपोजिशन जो बैठी है वो आपसे खुश नहीं है, आपकी कोई इतनी खातिर खा जो है परफॉर्मेंस है नहीं सूबा सिंध की, और बहुत सारी इश्यूज़ हैं जो कि निकल रहे हैं एक के बाद एक। उस पर भी बात अगर मैं करूँ तो वो तवील हो जाएगा प्रोग्राम, लेकिन हकीकत है ना इस वक्त 12 साल हो गए हैं। एक सूबे को तो आप लोग एक मॉडल सूबा बना नहीं सके कि जिसको कहते हैं कि नहीं जी अगर हम मुल्क में लेकर आएंगे पूरी हुकूमत तो वाकई इस सूबे को देख के या इस शहर को देख के या इस ज़िले को या इस आपके अपने किसी हल्के को देख के कि जी कहा जाए ये मॉडल हल्का है सिंध का, जिसको देखते हुए जी हम पूरे मुल्क में जो है वो हुकूमत करेंगे। तो आसिफ जरदारी साहब आज पंजाब में जालों को किस बात की खुशखबरी देने की बात कर रहे हैं? अच्छा देखिए, आपने जब बात शुरू की थी तो मिनिस्टर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से बात की थी। साइंस असल में इल्म है मुशाहिदात का। अच्छा, ठीक है ना। हाँ। अब आप अपने मुशाहिदे से बात करती हैं और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट देते हैं वो अपने मुशाहिदे से बात करते हैं। मैं मुशाहिदे से नहीं, मैं तो जो रिकॉर्ड पे चीज़ें उसको देख के बात कर रही हूँ। मोहतरमा आप सुन तो लेना। हाँ। देखिए बात यह है कि अगर 12 साल से मुसलसल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, हाँ। तो ये उन लोगों की बदौलत है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से प्यार करते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फैसलों को सराहते हैं और उनकी पॉलिसीज़ को पसंद करते हैं, इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट दे रहे हैं और एक तसलसल के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है। और बाकी सूबों में भी लोग यही क्लेम करते हैं। जो इक़दामात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने किए हैं माजी में, हाँ। अभी हाल ही में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक चैलेंज किया है वफाकी हुकूमत को कि आपने जिन जगहों पर या जिन सूबों में एक तवातर के साथ आपका दूसरा टेन्योर है, ये जो 3 आप हॉस्पिटल्स सिंध गवर्नमेंट से लेना चाह रहे हैं उन जैसे कोई एक हॉस्पिटल तो दिखा दें, कोई एक ऐसी एग्जाम्पल दिखा दें जो आपने अपने इन 2 अदवार में कहीं पर सेट की हुई हो। तो उनके पास आज कितने घंटे गुजर गए, कोई जवाब नहीं आया। तो आप क्या से भी तो लोग बीमार होते तो उन 3 हॉस्पिटल्स में थोड़ी जाते हैं। मेरी मतलब आप क्रॉस क्वेश्चन करते हैं तो मेरा टाइम देखे ना, पूछ रही हूँ आपसे।
नहीं, मैंने तो देखे अभी जब वक्फे में जब सवाल हो रहा था कि जी आपने अपने टेस्ट कहाँ से करवा रहे हो, मैंने 4 के चारों टेस्ट अपने सरकारी हॉस्पिटल से करवाए हैं और मेरे अल्लाह का शुक्र है, मेरा टेस्ट अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है सरकारी करवाया, बल्कि शर्जील मेमन साहब का टेस्ट जो ना सरकारी करवा के पॉजिटिव आया, तो प्राइवेट करवाया तो नेगेटिव आया। इसी तरह हमारे एमपीए हैं दूसरे जीडीए के नहीं सॉरी वो उनका आरिफ जतोई साहब, उनका सरकारी करवा के वो पॉजिटिव आया। तो ये क्या बात करते हैं ये कर देगी इनकी ना, मुझे बात करने देना, मैं बिल्कुल जदून साहब आप कर लीजिएगा बात जब आपकी बारी आएगी। लेकिन जो जरदारी साहब की जो बात है, तो ये तो सोशल मीडिया पे बहुत दिनों से एक अजीब सी वो लोग अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक जो है वो खबरें चाह रहे थे, लेकिन अल्लाह उनको सेहत दे, ज़िंदगी दे। अब जब उन्होंने एक टेलीफोन की है तो मतलब मुल्क के कोने कोने में एक हलचल सी मच गई है एक टेलीफोन पे। मतलब इतनी परेशानी जरदारी साहब के एक टेलीफोन से क्यों होनी चाहिए? किसी को परेशान नहीं होना चाहिए, वो अपने पार्टी के वर्करों से बात कर रहे हैं, उनको मतलब एक मोटिवेट कर रहे हैं, उनको दोबारा से मतलब जो है वो चूँकि वो ऑलरेडी मैदान अमल में है और उनको थोड़ा सा ये होता है पार्टी लीडरशिप की तरफ से कि वो अपने वर्कर्स का मोरल जो है वो अप करने के लिए वो करते हैं बात। लेकिन अगर मजीद अगर वो कर रहे हैं, अगर कहीं पर कोई खौफ है जरदारी साहब की वजह से, तो ये तो बात ये है कि आप इस बात को भी इंडोर्स कर रहे हैं कि पाकिस्तान में अगर कोई पॉलिटिशियन ऐसा है जो सियासी बसात को बिछा भी सकता है और उसको तब्दील भी कर सकता है, तो वो आसिफ अली जरदारी है। अच्छा। ये तो आप उसको एंडोर्स करने वाली बात कर रहे हैं ना, आप जो बार बार एक ही सवाल है, तो मैं आपकी इस बात पे आपके शुक्रगुजार भी हूँ कि आप इस चीज़ को एंडोर्स कर रही हैं। और एक बात जो जदून साहब कह रहे थे, मेरा ख्याल है कहीं कहीं थोड़ा सा हमें ये चीज़ भी याद रखनी चाहिए कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो NDMA के जरिए फेडरल गवर्नमेंट ने चीज़ें प्रोवाइड की हैं और जो टेस्टिंग रिजल्ट्स पर अफेक्ट कर रही हैं। आज आपने ये तो मान लिया कि फेडरल ने हमें सपोर्ट किया है, ये तो हमें असेंबली के फ्लोर पे कहते कि फेडरल ने कुछ नहीं दिया। अरे भाई सुन तो लेना, तो भाई ये तो मान लिया, बात तो कंप्लीट करने देना मुझे, आपको सपोर्ट किया। भाई बात तो कंप्लीट करने देना, बात कंप्लीट करने दे मुझे, कि जो चीजें एक सूबा इंपोर्ट नहीं कर सकता, रियासत जिसकी गारंटी लेती है, वो रियासत का ही काम होता है। कोई एहसान नहीं किया, वफाकी हुकूमत ने कोई एहसान नहीं किया, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट की गारंटीज रियासत देती है। ये आपने कोई बड़ा काम नहीं किया, कोई अनोखा काम नहीं किया। अगर नहीं वो मजबूरी है, वो मजबूरी है, वो मजबूरी है। जदून साहब आप थोड़ा समझने, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सिस्टम समझे, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सिस्टम समझे, उसमें गारंटी रियासत ने देनी होती है। आपके सारे मिनिस्टर कह रहे हैं कि फेडरल ने हमें कुछ नहीं दिया है, लेकिन मैं आपको सलाम पेश करता हूं कि आज आपने, भाई आपको समझ ही नहीं आ रही बात की, फेडरल ने हमें दिए, आपको बात की समझ ही नहीं आ रही। बिल्कुल, रियासत इंपोर्ट एक्सपोर्ट की गारंटी देती है भाई, गारंटी देती है, सूबे नहीं दे सकते। इसको पढ़ लीजिएगा जाके, फेडरल ने इसको पढ़ लीजिएगा जाके, पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। अच्छा ठीक है, मैं अली आपकी तरफ आऊंगी। अली बताएं मुझे कि मेरा सवाल यही है कि एक तरफ तो जिनके साथ आपने इत्तेहाद किया है, वैसे तो मैंने जैसे शुरू में भी कहा कि आपकी ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर थी जिसको आज होना चाहिए था शाम के टॉक शोज़ में डिस्कस, लेकिन चूंकि वफाक की तरफ से इस तरह की चीज़ें आ गई तो वो थोड़ी सी साइड लाइन हो गई। लेकिन ये बात है कि जो बातें आपने आज की हैं और जो ख़ासतौर पर आज असेंबली में भी हमने देखा है कि आपके अरकान सिंध असेंबली और पीपल्स पार्टी में नोक झोंक और आपस में उलझ भी पड़े थे, तो ये जो बजट में आपको रेलेवेंट मसाइल, खासतौर पे डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट बजट के हवाले से जो आप लोगों ने इशू उठाया, बेसिकली कराची के हवाले से इशू उठाया है, तो वहाँ फ्लोर ऑफ द हाउस आपको क्या जवाब मिला है? देखें, तीसरा साल है मेरा, और रही बात के जब हम इश्यूज़ को हाईलाइट करते हैं, और वो भी इश्यूज़ ऐसे नहीं कि जो परटेन कर रहे हों किसी एक कस्बे से, किसी एक ज़िले से, मैं उस शहर के मसाइल को और जितनी भी अपोजिशन है, बिलखुसूस मैं MQM की बात करूँगा कि जो कराची के मसाइल को तवातुर के साथ जो है वो फ्लोर पे एड्रेस कर रहे होते हैं और एक्सपेक्ट ये करते हैं कि महज़िब माशरों में जहाँ जमहूरियत होती है, जहाँ जमहूरियत जो है वो काम कर रही होती है,
तो वहाँ पे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वहाँ से कोई खातिर खा जवाब मिलेगा। यहाँ होता क्या है, यहाँ होता ये है कि एक तरफ अपोजिशन बीच में तो बिलावल साहब ने आप लोग को ऑफर भी दी थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बिलावल साहब ने ऑफर भी दी थी आने की, शामिल होने की, तो आप लोगों ने क्यों नहीं बिलावल साहब के पास चले गए आते और बात कर ले? वो कह रहे अभी भी ऑफर है, वो कह रहे अभी भी ऑफर है, आप देख लीजिए कुछ और भी बातें सुनने को मिल जाएंगी। अच्छा चले, ये आगे की ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं ना नवीद साहब के जी, वो कुछ दिनों में आपको कुछ और खबरें भी मिल रही है कि वाकई ऐसा हो रहा है कि कराची की बेहतरी के लिए और बेहतरी के लिए तो हम कराची की बेहतरी के लिए तो हम हमेशा ऑफर करते हैं, हमेशा बेहतरी। पीपल्स पार्टी के साथ वो बहुत तल्ख है, उसको दोबारा रिपीट होना नहीं चाहिए पहली बात। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि जो अपोजिशन की साइड से तजावीज़ दी जाती है, होना ये चाहिए कि जो मुतल्लिका वजीर हैं वो उन तमाम मसाइल को जो है उसका हल या उस तजवीज़ पे अमल दरामद का जिम्मा जो है वो अपनी तकरीर के अंदर इनकॉर्पोरेट करें। या होता क्या है, हो रहा क्या है, आज जो है वो बजट डिस्कशन में खासा तीसरा दिन है, और तीसरे दिन में हो रहा ये है कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं सिंध असेंबली में नहीं बैठा हूँ। जब भी मैं तकरीर ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से सुन रहा होता हूँ तो मुझे ऐसी फीलिंग आने लग जाती है कि मैं MPA नहीं हूँ, मैं MNA हूँ, क्योंकि वहाँ पे सारी बजट डिस्कशन जो ट्रेजरी बेंचेस की साइड से होती है वो फेडरल बजट पे हो रही होती है। खुदा का खौफ करें कि हम सूबे सिंध पे, मतलब हाल ये है ट्रेजरी बेंचेस का कि वो इस बजट को डिफेंड करने की भी पोजीशन में नहीं है। उन्होंने उनका पूरा टारगेट जो है वो फेडरल बजट लगा हुआ है। तो बात इतनी सी है कि यहाँ पे CM साहब, मुझे पता है, अंदाजा है बिल्कुल, जब ये लास्ट अपनी स्पीच करेंगे, वाइंड अप स्पीच करेंगे बजट की, तो उसमें बड़े हो गए आपके, मैं उसको भी बताता हूँ, बड़े वो प्राउडली ये कहेंगे कि अपोजिशन की जानिब से आई हैव द नंबर्स, इतने घंटे, इतने मिनट और इतना सेकंड हमने अपोजिशन को बोलने दिया। ये जमहूरियत है और ये जो है पीपल्स पार्टी इस पे जो है वो ये सब कर रही है। बजाय इसके कि वो ये बोलें कि भाई अपोजिशन की साइड से मेरे पास 28 तजावीज़ आई, उसमें से मैंने 20 को जो है वो इस मौजूदा बजट में इनकॉर्पोरेट कर दिया है, तो डेस्क उधर से बचने के साथ साथ जो है वो अपोजिशन साइड की तरफ से भी बचे। यहाँ पर बात ये है कि उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि अर्बन सेंटर्स ऑफ सिंध को तासुब की बुनियाद पे डिसफ्रेंचाइज किया जा रहा है। अच्छा। और रूरल सिंध में जो एलोकेट किया जाता है बजट, उस पर उन्होंने वो रखा हुआ है कि इस पे हमें करप्शन करनी है। तो अच्छा। यहाँ दोनों साइड के साथ जाती है, अर्बन सेंटर्स ऑफ सिंध के साथ इस तरह जाती है कि कमाऊ पूत है, शहर कराची कमाऊ पूत है, इस पे कोई किसी को कोई कलाम नहीं है। 90% से ज्यादा बजट सूबे में दे रहा होता है और व्हाट दे आर गेटिंग इन रिटर्न 1%, 2%, 3%। आई मीन मेरे पास अल्फाज नहीं है। पहले आटे में नमक के बराबर यहाँ पे बजट डलता था, इस दफा तो नमक भी गायब कर दिया पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने। इंतहाई अफसोस का मकाम है, मगर मैं खुश हूँ। मैं खुश इसलिए हूँ कि पीपल्स पार्टी का ये बजट ये दोबारा हमारी उस बात को इंडोर्स कर रहा है कि पीपल्स पार्टी एक मुतासिब जमात है। पीपल्स पार्टी जो है किसी ज़माने में नेशनल लेवल की जमात हुआ करती थी, अब वो जो है वो चंद जिलों पर मुश्तमिल जो है वो एक जमात बन के रह गई है। मुझे शाहनवाज साहब की तरफ जाना है, पहले उनके फिर मैं आपसे रिस्पॉन्ड ले लेती हूँ। शाहनवाज साहब, मुझे बताइएगा, अभी जैसे कि एंथनी नवीद साहब कह रहे हैं कि MQM पाकिस्तान को तो आज भी ऑफर है हमारी तरफ से और हमारे साथ वो बैठ सकते हैं। दूसरा ये कि आप वफाक में टूट फूट के शिकार हो रहे हैं, इस तरह की बातें आ रही हैं, तो यहाँ कैसे बचाएंगे सिंध को? सिंध हुकूमत को किस तरह से टफ टाइम देंगे? सदब बहन, 2 महीने सब्र करें आप। किससे बात कर रहे हैं? 2 महीने, जी 2 महीने आप सब्र करें। 2 महीने में खुद आपको सामने सब कुछ आ जाएगा। इनकी वो गवर्नमेंट खुद जाने वाली, ये आखिरी बजट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सिंध के अंदर। अच्छा, 2 महीने सब्र करे, सब कुछ 2 महीने में सामने आ जाएगा। आपकी बात को ब्रेकिंग न्यूज मानो, इनकी बात को ब्रेकिंग न्यूज मानो। 2 महीने सब्र करे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट खत्म होने वाली है। इनके अपने लोग तंग इनसे। वो जब हमारे साथ बैठते हैं तो वो हमें कहते हैं कि आप ये मसला उठाएं, आप ये मसला उठाएं। इनके अपने MPS कह रहे हैं, इनके अपने MPS एक बड़ा ग्रुप बन चुका है इनके अंदर। नाम बताएं, इनके उससे तंग नाम बिल्कुल वो नहीं, आपको पता है उसके उनके नाम नहीं, आपको सब पता है, कुछ भी नहीं, आपको पूरा पता है। नवीद भाई बिल्कुल आपको पता है। बात यह है कि ये बात करते हैं कि हर जगह NFC और PFC क्यों नहीं हो कराते हैं। मुझे ये बताएं कि अगर आपके 3 बेटे हैं और एक बेटा आपको डेली आपको 5000 रुपए कमा के दे रहा है और उसके 5 बच्चे हैं, दूसरा बेटा आपको 1000 रुपए डेली कमा के दे रहा है, उसके 3 बच्चे हैं, और एक तीसरा बेटा जो आपका है वो आपको 500 रुपए डेली कमा के दे रहा है और उसके 2 बच्चे,
तो क्या आपको जो बेटा 5,000 रुपये डेली कमा के दे रहा है, तो कम से कम आपने उनके अखराजात को उसको भी देखना होगा कि ये मेरा बेटा 5,000 मुझे ला के दे रहा है और इसके बेटे हैं बच्चे हैं 5 या 6 या 7, इनके एजुकेशन के भी अखराजात है, दूसरे भी, तो कम से कम उनमें से आधा तो आप दोगी ना। ये लोग जुल्म कर रहे हैं कराची के साथ। कराची 210 अरब रुपए कराची का टैक्स कलेक्शन हुआ है। 210 अरब रुपए में इन्होंने दिया क्या कराची को? 194 करोड़, 1 अरब 94 करोड़ रुपए। बात ये कि जुल्म कर रहे हैं खुद कराची के साथ। ये जब असेंबली के फ्लोर पे उठते हैं कह रहे एनएफसी फेडरल ने इतने पैसे कम दिए। खुदा के बंदो, आप लोग ने कराची को क्या दिया है? कराची 90% रेवेन्यू यहाँ से जनरेट होती है सूबे की और तकरीबन 70% फेडरल की। फेडरल ने तो फिर भी यहाँ कराची में एमएनएस को फंड दिए। फेडरल ने फिर भी यहाँ प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं उनके लिए भी फंड रखा हुआ है बाकायदा बजट के अंदर। लेकिन सिंध गवर्नमेंट ने क्या रखा है? आखिर कब तक कराची के साथ जुल्म करोगे? खुदा के बंदो, कराची को ऑन करें आप कहते हो कि कराची से हमें वोट नहीं मिलते इसलिए हम यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं करेंगे, तो कराची को ऑन करेंगे। आखिर कब तक ये बागी होते जाएंगे ना? अगर एक बच्चा 5,000 रुपए डेली आपको कमा के दे रहा है और आप उसको दे रहे 500 रुपए, तो बच्चा बागी नहीं होगा। वो कहता है कि यार मैं अपने बाप को 500 रुपए या अपनी माँ को 5,000 रुपए दे रहा हूं और मुझे डेली 500 रुपए दे रहे, तो आखिर ये कब तक चलेगा? आज कराची के अंदर K4 का मंसूबा, सबसे बड़ा मसला है कराची के पानी का। पीपल्स पार्टी ने क्या किया उनके लिए? आज कराची के अंदर, आज यही तो मैंने जब अपनी स्पीच की स्टार्ट ली, एजुकेशन से ली। एजुकेशन के अंदर आप देख ले, सईद गनी साहब के हल्के के तस्वीर मैंने दिखाया। मैंने कहा सर ये आप मिनिस्टर एजुकेशन हो, ये आपके हल्के के हैं, ये आपका हल्का दूर नहीं, ये करीब हैं। उसके जवाब में क्या बात आती है कि फेडरल को देखें वो क्या कर रही है? यही कह रहे हैं ना कि फेडरल वो कर रहा है, कि फेडरल वो कर रहा है। मैंने तो इनको ये कहा कि केपीके के अंदर हमारे तो 7 साल हुए ना, केपीके के अंदर, फेडरल में तो अभी हमारे 2 साल हुए। मैंने कहा आए 3 जिले इंटीरियर सिंध के या कराची के कहीं हम वो कर लेते कि हम वहां विजिट करेंगे, वहां के स्कूल देखेंगे, वहां के हॉस्पिटल देखेंगे। 3 जिले आप वो करेंगे केपीके में फलां जिले में हमने जाना है और वहां पर स्कूल देखने और वहां पर वो अपना हॉस्पिटल देखने। पता लग जाएगा कि भाई 7 साल में तहरीक इंसाफ की क्या कर देगी केपीके के अंदर और 12 साल में यहाँ पीपल्स पार्टी की क्या कर देगी। नवीद एंथनी साहब, 12 साल सिंध हुकूमत के क्या कारकर्दगी है? दोनों पार्टीज को शिकायत है, दोनों पार्टीज कह रही हैं कि नाराज है, नाला है, कोई काम नहीं कर रहा। और फिर ये जवाब क्यों कि जी वहाँ वफाक क्या कर रही है, पंजाब क्या कर रहा है? अगर कोई पॉइंट आउट हो रही है चीज तो क्यों नहीं आप लोग पिकअप करते? अच्छा, मुझे बड़े ना मतलब अजीब नहीं, हम क्यों नाराज करेंगे, लेकिन मुझे बड़ी अजीब सी एक वो हैरत भी हो रही थी और हंसी भी आ रही थी जदून साहब की कराची से हमदर्दी की बातें सुनकर। इनके वजीर आजम साहब ने कराची से आके इलेक्शन लड़ा और नारा ये लगाया कि वजीर आजम जो है वो कराची से होंगे, और सबसे पहले जिस नशिस्त से इस्तीफा दिया वो कराची की नशिस्त थी। ये इनकी क़यादत की कराची से मोहब्बत का मुंह बोलता सबूत है। सुन लेना मैं अब आपने कराची से मोहब्बत की बात की है ना, कि कराची वालों से जब आपने वोट लेने थे तो नारा लगाया कि जी वजीर आजम कराची को बजट में, फेडरल बजट में मैंने कितने दामों से सुनी आपकी भाई, आप फेडरल का बजट उठा के देख ले, कराची के लिए हमने रखा हुआ है, उसके लिए हम कर रहे हैं मेगा प्रोजेक्ट, हम कराची में कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप हमें बताए कि कराची के लिए आप क्या कर रहे हो? खाली कमाई का जरिया समझा हुआ है कराची को। सुनेंगे तो मैं बताऊंगा आपको, सुनेंगे तो मैं बताऊंगा ना आपको। जब अब प्रोग्राम खत्म होगा ना तो यहाँ से आप सीधे आप प्रोग्राम वाइंड अप हो गया है और वो लास्ट मिनट है। लास्ट मिनट में कह रहा हूँ, जब आप यहाँ से मेन रोड पे जाएंगे ना तो ये अंडर पासेस आपको नजर आएंगे ना, ये सिंध गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं, ये सिंध गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं। कराची में कितने प्रोजेक्ट रखा हुआ है? अभी आप मुझे ये बताएं इस बजट में क्या है कराची के लिए? आप नवीद भाई इस बजट में 1 अरब 95 करोड़ रुपए, 3 करोड़ की हमारी क्या रखा है? कौन सा आपने वो रखा हुआ है कराची के लिए? नवीद भाई कराची के अवाम करे, आप लोग कराची के अवाम को वोटिंग करेगा, हाउस हो गया है। नाजरीन, इसी के साथ अपनी मेजबान निदा सैफी को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।